बाई चांस हमारे सप्लायर ने वो ट्रक पे लोड करवा दिए थे और उसका ये फोन आ गया कि अब ये बाई रोड पहुंच जाएगा तो भी उतने टाइम में पहुंचेगा, और रेलवे में जाएगा और रेलवे से आएगा तो भी उतने में पहुंचेगा, तो हमने बाई ट्रक मंगा लिया। नहीं तो आपको याद होगा 3-4 दिन पहले एक न्यूज चली थी कि खाली सिलेंडर लेके एक रैक वाराणसी पहुंचेगी कांडला से। ये सिलेंडर कांडला से आए हैं जहाँ पे जहाज का बड़ा पोर्ट है। इसकी व्यवस्था रेलवे के द्वारा थी, रेलवे के रैक की व्यवस्था थी, लास्ट मिनट पे कैंसिल करनी पड़ी। बाई रोड वो सिलेंडर अब हमारे यहाँ पहुंचने वाले हैं, वो टाइम पे पहुंच जाएंगे। दूसरी बात जो आपने कही टैंकर की, टैंकर का एस्कॉर्ट हमें इसलिए लगाना पड़ता है कि कई चेक पोस्ट पड़ते हैं रास्ते में, कई बार शहर में नो एंट्री होती है ट्रकों के लिए दिन में, कई बार हम लोग चेकिंग के नाम पे रोक लेते हैं, और तो और हमारे शहर में ही नो एंट्री लगी रहती है, तो कई बार अनजाने में भारी रुक जाता है टैंकर। ना वो टैंकर वाला बोलता है, ना पुलिस वालों को पता होता है, और कोई समाधि नहीं होता वहां पे। इसलिए हम लोग एस्कॉर्ट की व्यवस्था करा रहे हैं। एक टैंकर आज भी हमारा आ रहा है, उसकी भी एस्कॉर्ट हम भेज रहे हैं, अन्नपूर्णा गैस एजेंसी का है वो, और उसकी भी एस्कॉर्ट हमारी बिहार तक जाके आधे रास्ते से उसको एस्कॉर्ट करके लेके आएगी। तीसरा, हमारी एक विशेष स्पेशल ट्रेन चलाई गई, ऑक्सीजन ट्रेन, रेलवे के और यूपी गवर्नमेंट के एफर्ट से, और वो बोकारो स्टील प्लांट जाती है, जो सेल का स्टील प्लांट है बड़ा, और वहाँ पे आइनॉक्स गैस एजेंसी का प्लांट है, वो स्टील के प्लांट से गैस निकलती है। यूपी गवर्नमेंट ने कई खाली टैंकर इकट्ठे करके ट्रेन पे चढ़ा के खाली टैंकर भेजे, और वो ट्रक भर के अब ट्रेन पे चढ़ के 12 बजे रवाना हो चुके हैं बोकारो से, और करीब रात को 11-12 बजे वाराणसी पहुंचेंगे। पहले राउंड में 3 ही खाली ट्रक उस पे गए हैं। यूपी गवर्नमेंट ने 7 ट्रक उसमें इकट्ठे किए थे, पर 4 ट्रक की हाइट ज्यादा निकल गई, क्योंकि कई पुल पार करने पड़ते हैं ट्रेन को, उसकी हाइट रेस्ट्रिक्शन की वजह से 4 टैंकर जा नहीं पाए। वो 4 टैंकर फिर मोदी नगर वगैरह भेजे गए भरने के लिए यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। 3 टैंकर पास हुए उस टेस्ट में, तो 3 टैंकर भरने गए हैं। उस ऑक्सीजन ट्रेन में हमें वाराणसी को भी एक टैंकर अलॉट हुआ है। अभी कमिश्नर पुलिस साहब और हमारे एडीआरएम साहब, वो सारे लोग स्टेशन गए थे। वाराणसी कैंट स्टेशन पे ही मालगोदाम यार्ड में एक नया रैंप बनाया गया है, पहले था ऑलरेडी, उसको ठीक ठाक कराया गया है। वहां वो टैंकर चढ़ने उतारने की व्यवस्था की गई है। वाराणसी के लिए भी हो सकती है, आसपास के डिस्ट्रिक्ट के लिए भी हो सकती है। वहां पे कोई भी ट्रेन अगर भविष्य में भी आएगी जाएगी, तो उस ट्रेन से हम लोग सिलेंडर उतार सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। भरा भरा ट्रक होगा हमारा, इसमें हमारी ट्रक की ट्रांसपोर्टेशन का टाइम बचेगा, और इतनी जगह एस्कॉर्ट करना पड़ता है, जाम लगा रहता है, वो टाइम बच जाएगा। ये जो ट्रेन है ग्रीन कॉरिडोर की ट्रेन है, रेलवे के द्वारा भी इसको प्रायोरिटी मिलती है, चाहे सवारी गाड़ी हो चाहे मालगाड़ी हो, ये सबको बाईपास करके आगे तेज जाती है। तो ये बोकारो कल सुबह तो निकली थी, करीब 9-10 बजे लखनऊ से निकली थी, और आज वापस भी पहुंच जाएगी रात को लखनऊ। तो इतनी जल्दी फास्ट मूवमेंट ट्रेन का किया जा रहा है। हम लोग जो मैक्सिमम एलोकेशन हमारा ऑक्सीजन ट्रेन के माध्यम से होगा, हम उसको भी लेने की कोशिश करेंगे, और एस्कॉर्ट कराना पड़ा किसी टैंकर को तो वो भी कराएंगे। और भविष्य में अगर सिलेंडर वगैरह की व्यवस्था के लिए रेलवे की मदद या आवश्यकता होगी, बाकी इंडस्ट्री की, तो वो भी लिया जाएगा। तो आप जो भाई साहब पहुंच रहा है कि इसमें एक टैंकर अपने को मिलेगा? हाँ, अच्छी बात यह है कि वाराणसी को 2 टैंकर मिल रहे हैं। एक हमारा बाई रोड आ रहा है, वो लगभग हमारा चला है अभी सुबह 10 बजे बोकारो से, और 15 घंटे लगते हैं। कल के ड्राइवर की मैं प्रशंसा करना चाहूँगा, सुरेश नाम का ड्राइवर है, और जब वो टैंकर चला था तो केवल हमें यह पता था कि कौन सी गाड़ी में अलॉट हुई है। उसके ड्राइवर का जानकारी की कि 2:30 बजे लगभग मैंने उससे बात की थी, जब मैं कैंसर अस्पताल के विजिट पे था, और ड्राइवर को मैंने मोटिवेट किया कि आपके 2 घंटे बचाने की वजह से कई मरीजों की जान यहाँ बच सकती है, क्योंकि आज हमारी बहुत बड़ा संकट है वाराणसी में, नए पेशेंट एडमिट होने बंद हो गए हैं। किसी भी हॉस्पिटल को शिफ्ट करने की नौबत आ सकती है, हम नहीं जानते किस हॉस्पिटल को शिफ्ट कराना पड़ जाए, किसकी ऑक्सीजन पहले खत्म हो जाए। मैंने रात को सब अस्पतालों को फोन करवाया था 9 से 11 बजे के बीच में। MP सिंह साहब ने कई फोन किए, डॉक्टर संजय राय ने आधे फोन किए कि किसी भी अस्पताल को रात को पेशेंट शिफ्ट करने की नौबत आ रही हो तो अभी हमको बता दो, अभी शिफ्ट करा देंगे, आधी रात को मत बताना। हालांकि एक आध अस्पताल ने आधी रात को भी तंग किया, लेकिन उस ड्राइवर की प्रशंसा करनी होगी। प्रतापगढ़ के वो रहने वाले हैं, सुरेश नाम का ड्राइवर है, कि वो 12.5 घंटे में उस टैंकर को वाराणसी लेके आया नॉन स्टॉप। 15 घंटे की जर्नी 12.5 घंटे में करके उसने टैंकर 3 बजे लगा दिया यहाँ पे, और सारी हमारी ऑफलोड हो गई 1 घंटे में। 4 बजे हमारा प्लांट चालू हो गया, जो अदरवाइज हमारा सुबह 6-7 बजे जाके चालू हुआ था। अब भविष्य में आपने एक प्लांट का भी पूछा, एक ऑलरेडी हमारा ऑक्सीजन प्लांट SSPG कबीर चौरा हॉस्पिटल में स्टेट गवर्नमेंट ने केंद्र सरकार को प्रस्तावित कर रखा है। स्टेट गवर्नमेंट ने 10-12 प्लांट है, स्टेट गवर्नमेंट ने वो केंद्र सरकार को प्रस्तावित कर रखा है, और वो किसी केंद्र सरकार के फंड से लगेंगे, मोस्ट प्रोबेबली वो PM केयर फंड होगा।
उससे वो प्लांट लगना था, लेकिन अभी उसकी मॉडलिटीज तय नहीं हो पाई हैं कि कौन सी कंपनी लगाएगी, कब लगाएगी। शायद उसका टेंडर वगैरह की प्रोसेस चल रही है, परंतु उसमें टाइम लगने की संभावना है। दीनदयाल अस्पताल के लिए कोई प्रपोजल नहीं था गवर्नमेंट का, तो दीनदयाल अस्पताल के लिए हमने समाज के लोगों के सामने बात रखी कि हमें इन वित्तीय चीजों में दिक्कत आ रही है, फाइनेंशियल चीजों में दिक्कत आ रही है। पैसा हमारे पास विधायक निधि में है, माननीय सभी विधायक जितने भी शहर के उन्होंने बहुत कोऑपरेटिव रवैया अख्तियार किया है। माननीय अशोक धवन जी की विधायक निधि से 25 लाख में हम ऑलरेडी 10 HFLG मशीन दीनदयाल अस्पताल में खरीद चुके हैं, इंस्टॉल हो रही हैं आज, और बाकी हॉस्पिटलों को भी देने के लिए 25 और ले ली हमने। और माननीय नीलकंठ जी ने, माननीय रविंद्र जायसवाल जी ने, माननीय सौरभ जी ने, माननीय लक्ष्मणाचार्य जी ने, कई ऐसे माननीय विधायकगण MLC गण हैं जिन्होंने अपनी विधायक निधि 1-1 करोड़ प्रपोज कर दी है कि जिले को कोई भी साधन चाहिए तो ले लें। RNA मशीन हमारी जो है BHU के लिए बाई चांस CSR में मिल गई हमें, और यहाँ का प्लांट वित्तीय वजह से दीनदयाल अस्पताल का हमें एक प्राइवेट दानदाता के माध्यम से मिल गया। वो प्लांट ऑर्डर हो चुका है, पेमेंट हो चुका है, आज रात को या कल वो ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो जाएगा, 3-4 दिन में पहुंच जाएगा। उसकी इंस्टॉलेशन का सिविल वर्क हम आजकल में शुरू करने जा रहे हैं दीनदयाल अस्पताल में। मोस्ट प्रोबेबली 1 वीक या 8 दिन में शायद दीनदयाल अस्पताल में हमारे खुद के प्लांट की बनी हुई ऑक्सीजन मिलने लग जाए। बस भाई साहब लास्ट सवाल, ये जैसे आपने बताया कि टोटल 6 ऑक्सीजन प्लांट है चंदौली में जी, तो इसमें से जो ये 6 प्लांट में 2 प्लांट ऐसे हैं खाली जिसमें लिक्विड ऑक्सीजन लगती है और जिनके टैंकर बाहर से आते हैं। एक मेडिटेक का प्लांट है और एक अन्नपूर्णा का प्लांट है, दोनों रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया में है। केवल इन 2 के लिए टैंकर चाहिए, बाकी 4 जो है वो हवा से ऑक्सीजन बनाते हैं। वो हवा से ऑक्सीजन बनाने वाले छोटे प्लांट होते हैं, उनकी छोटी कैपेसिटी है। एक प्लांट की तो 150 की कैपेसिटी है, किसी की 400 की है, किसी की 600 की है, किसी की 800 की है। जो हमारा लिक्विड मेडिकल वाला प्लांट होता है उसमें जब हम टैंकर ला के डालते हैं तो वो 800 सिलेंडर एक दिन में बनाता है और वो 10 टन कंज्यूम कर देता है ऑक्सीजन, तो वो 20 टन का टैंकर हमारा 2 दिन में कंज्यूम हो जाता है। तो खाली 2 ही ऐसे प्लांट हैं जिनको हमें टैंकर देने पड़ते हैं। एक मिर्जापुर में जो हमने खोजा है उसको हमने BHU की सप्लाई काट के, जैसे आज 4 टन वहां में माल डलवाया हमने ऑक्सीजन का, तो वहां अगर वो ऑक्सीजन दे देगा सिलेंडर तो 4 टन में करीब 400 सिलेंडर वहां बन जाएंगे। तो मिर्जापुर, सोनभद्र वगैरह वहीं ले लेंगे, यहाँ आके हमें तंग नहीं करेंगे, हमारे कोटे में से नहीं कटेंगे। और 3800 सिलेंडर बनारस को नहीं मिल रहे हैं, 3800 सिलेंडर तो टोटल बन रहे हैं वहां पे। 3800 में से कभी 3400 मिलते हैं, कभी 3000 मिलते हैं, कभी 2800 मिलते हैं। बाकी डिस्ट्रिक्ट में कहीं डिमांड आ गई, बाकियों में पेशेंट मरने लगे, बाकियों में ऑक्सीजन खत्म हो गई तो बोले जाते हैं। कल सुबह सुबह मेरे पास फोन आया मिर्जापुर से, वहां के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में खत्म हो रही थी सप्लाई, 150 वो ले गए। कल जौनपुर से फोन आया, वो ले गए। आज आजमगढ़ से आया, वो ले गए। तो कोई भी ले गया तो यहाँ की कमी पड़ जाती है। अब उनको भी मना नहीं कर सकते, उनके पेशेंट बेचारे मरने के कगार पे हैं। तो हम लोग बड़ा डेलिकेट बैलेंस है ये कि हम अपने पेशेंट को बचाएं कि उनके पेशेंट को बचाएं, और हम कहाँ से लाएं। बहुत बड़ी कैलकुलेशन चलती रहती है हमेशा की 24 घंटे, और उसी में थोड़ा सा उलझाव ज्यादा रहता है 2-3 बीमारियों। मानिए बनारस की आज की डिमांड 6000 सिलेंडर की है। अगर घरों में मरीज जो है, अस्पतालों में मरीज जो है, वो सारे संतुष्टि के साथ अपना ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करें, और हर अस्पताल 10-10, 20-20 की रिजर्व कैपेसिटी भी रख ले कि उन्हें दौड़ना ना पड़े 1 मिनट में गाड़ी उठा के। लगभग 6000 सिलेंडर पर डे हमारे पास हों तो हम कंफर्टेबल हों, लेकिन इसमें हमारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। केवल ऑक्सीजन प्लांट अगर हम नए लगा लें खुद के अस्पतालों में, वो अकेली सिंगल मदद है। इसके अलावा लिक्विड मेडिकल आती रहे हमारी, और ये जो है कैपेसिटी वो बनती रहे। बोटलिंग कैपेसिटी का प्लांट लगाने में 1.5 महीना लगता है, वो भी हमने मालूम किया था, वो बहुत लंबा समय है। वो बोटलिंग कैपेसिटी जो हवा से ऑक्सीजन बनाएगा कोई प्लांट और सिलेंडर भरेगा, तो 1.5 महीना उसके इंस्टॉलेशन में चाहिए कम से कम। इतने में शायद हमारा क्राइसिस ही पूरा हो जाए ये कोरोना वाला, इसलिए वो एक लंबा काम है। उस कैपेसिटी को बढ़ा नहीं पा रहा है पूरे देश में, यूपी में या किसी भी शहर में। वो बड़ा सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है, और गवर्नमेंट जो है बेसिकली इसी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम में है कि ये कैपेसिटी देश में पूरी लिमिटेड है, ये रातों रात खड़ी नहीं हो सकती। ये ऐसी बड़ी चीज अचानक से आ गई है कि हर पेशेंट को ऑक्सीजन चाहिए, नहीं तो नॉन ऑक्सीजन वाले पेशेंट होते तो जैसे मैंने बताया 3-4 हजार भी हमारे एडमिट होते अलग अलग अस्पतालों में, तो हमें दिक्कत नहीं आती। टैंकर हमको मिल रहे हैं 20-20 टन के, तो हमारा आने वाले 3 दिन का स्टॉक पूरा हो जाएगा। मिर्जापुर भी और रामनगर भी हमारे 3 दिन ऑक्सीजन की लिक्विड की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी 4 जो हवा से बनाते हैं वो तो लगातार चल ही रहे हैं। सिलेंडर की संख्या तो वही 3800 रहेगी, चाहे हम ऑक्सीजन 4 दिन के एडवांस में ले आए, चाहे 2 दिन के एडवांस में ले आए, चाहे नेक्स्ट टू नेक्स्ट चले। वो सिलेंडर की जो हमारी अवेलेबिलिटी है 3800 से ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी। हालांकि हमने 1-8 सोर्स दूसरे डिस्ट्रिक्ट के खोजे हैं जहां से 100-150 एक्स्ट्रा मिल जाते हैं,
तो जैसे हमने अभी रीवा भेज के 150 सिलेंडर वहाँ के जिलाधिकारी से, वहाँ की सरकार से रिक्वेस्ट करके भरवाए, तो 150 आज हमारे बढ़ गए, लेकिन वो रोज रोज तो आएंगे नहीं। तो इस तरह कभी कभार 100-150 बढ़ गए तो बढ़ गए, उसी 3800 में ही काम चलाना है सबको। ये सबसे बड़ा चैलेंज है और बहुत बड़ा दुख है लोगों का कि घरों में लोगों को जरूरत है सिलेंडर की, हम दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी मजबूरी भी है कि अस्पताल में लेटे हुए लोगों को भी सिलेंडर की जरूरत है। सर, ये BHP वाला बेड कब तक बन के तैयार हो गया? कौन से? दीनदयाल में अगर वहाँ सामान गिरा है, अभी 2 ट्रक सामान आया है, कल मैं गया था, आज सुबह भी गया था। एक चीज जानना चाह रहा हूँ, जो आपने बताया कि वहाँ 250 ऑक्सीजन बेड होंगे या पूरे 1000 ही पूरे ऑक्सीजन बेड होंगे BHU में? हाँ, जो सर बंदा वो 1000 बेड का होगा। BHU में 250 की 4 यूनिट बनाएंगे, वो टोटल 1000 बेड होंगे, 250-250 के 4 चैम्बर होंगे उसमें। जी सर। और एक चैम्बर में ICU चलेगा और 3 चैम्बर में बिना ICU के नॉर्मल ऑक्सीजन बेड चलेंगे। कब तक सर पूर्ण हो जाएगा? आने वाले 12-13 दिन में पूरा हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ, 3 दिन हो चुके हैं ऑलरेडी उस काम को चलते हुए। ये सामान की सप्लाई तो मिला के 15 दिन है और ये ऑक्सीजन के प्लांट सहित आएगा। तो ये सारी सप्लाई, सब चीजें स्ट्रीमलाइंड है, इनके जो प्लम्बर, मैकेनिक, हर चीज इसकी सारी की सारी DRDO की तरफ से व्यवस्था हो रही है। जो लोकल सपोर्ट की है तो उसमें नगर निगम है, जल निगम है, बिजली विभाग है, BHU है, PWD है, कुछ सिविल कंस्ट्रक्शन भी होगा, कुछ CC रोड की, कुछ कंक्रीट की DG सेट रखने के लिए बनेंगे, कुछ इंटरलॉकिंग भी लगेगी, तो हमारे विभाग करके देंगे। सबके लेटर जारी हैं। फंड सबको डिजास्टर मैनेजमेंट से दिया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट से। फिलहाल ये विभाग काम करेंगे और बाकी रिइंबर्समेंट हम करेंगे। सर, प्राइवेट हॉस्पिटल इस तरह से लूट मचाए हुए हैं, कोई बताना चाहता हूँ, केवल अस्पताल की बात नहीं है, इस समय चैलेंज पूरे समाज के सामने ये है कि व्यक्ति की मजबूरी का कोई फायदा ना उठाए। कई जगह हैं जहाँ पे ओवर रेटिंग की शिकायत है। दवा की दुकान पे जाते हैं तो इंजेक्शन ज्यादा रेट में बिक रहा है, किसी दाह संस्कार के लिए जाते हैं तो वहाँ पे सामग्री ज्यादा रेट में मिल रही है, किसी एम्बुलेंस को कोई किराए पे ले रहा है तो वो ज्यादा चार्ज कर रहा है, किसी, आपने अभी कहा कि अस्पताल में इलाज कराते हैं तो अस्पताल ज्यादा बिल ले रहे हैं। मेरा कहना यह है कि बहुत बड़ा संकट है। मानवीयता की वजह से हर व्यक्ति को अपने अपने प्रोफेशन में ईमानदारी बरतनी चाहिए। किसी को भी कहीं भी मजबूरी में जाना पड़ सकता है। अस्पताल वाले को शमशान घाट जाना पड़ सकता है, शमशान घाट पे काम करने वाले को अस्पताल जाना पड़ सकता है, किसी को एम्बुलेंस की जरूरत पड़ सकती है, किसी को दवाई की पड़ सकती है, दवाई वाले को अस्पताल की पड़ सकती है। कृपया करके इस समाज को, कम से कम काशी में, इस व्यवस्था को खराब ना होने दें। मानवीयता का पहलू समझते हुए अपने प्रॉफिट मार्जिन को इतना ना बढ़ाएं कि वो पाप की श्रेणी में आ जाए और कहीं ना कहीं वो इतना बड़ा प्रचारित हो जाए कि काशी के उस प्रोफेशन के नाम पे कलंक साबित हो। मैं नहीं चाहता कि इन्फोर्समेंट की कार्रवाई की जाए और इस मुश्किल की घड़ी में हम लोग इन्फोर्समेंट की कार्रवाई करा के FIR दर्ज करा के बाकायदा किसी की गिरफ्तारी कराएं, किसी को नोटिस दें, किसी का अस्पताल या दवाई की दुकान बंद कराएं, किसी का लाइसेंस छीनने का प्रयास करें। मेरी रिक्वेस्ट आपके माध्यम से ये होगी कि आने वाले 2 दिन में कृपया करके काशी के सभी व्यापारी जो भी जिस ट्रेड से जुड़े हैं अपने अपने व्यापार की स्थिति को संभालें। इनके पदाधिकारी, इनके एसोसिएशन के अधिकारी ये सामने आए, जिम्मेदारी से अपने रेट लागू करें। 2 दिन में अगर ये रेट कंट्रोल नहीं हुए तो प्रशासन बहुत सख्त कार्रवाई करेगा। हम लोग छापेमारी कराएंगे, गिरफ्तारी कराएंगे और एग्जाम्पलरी कार्रवाई कराएंगे कि समाज का कोई दुश्मन अगर समाज से इस समय में, कोरोना के समय में जब किसी का पेशेंट एडमिट हो जाता है, 2-2, 3-3 लाख रुपए लगते हैं, पूरा परिवार मानसिक ट्रॉमा में होता है, उसकी मजबूरी का फायदा किसी ने उठाने की कोशिश की। हम ऐसी एग्जाम्पलरी कार्रवाई करेंगे कि वो सारे लोग याद रखेंगे। मैं सभी व्यापारी नेताओं से, सभी संगठनों से, ड्रग एसोसिएशन से, IMA से, मेडिकल एसोसिएशन से और जितने भी डोम समाज हों, चाहे लकड़ी से जुड़े हुए व्यवसायी हों, मैं सबसे अपील करता हूं, आपके माध्यम से अपील करता हूं कि कृपया करके समाज के हित में काम करें। यदि किसी के साथ भी अन्यथा शोषण किया या मानसिक रूप से किसी को परेशान किया तो कहीं ना कहीं इसका दंड भुगतना होगा और प्रशासन भरपूर इसमें कार्रवाई करेगा। आने वाले 2 दिन में मैं सुधरने का मौका देता हूं। अगर 2 दिन में स्थिति नहीं सुधरती है तो मजबूरी में हमें कई व्यापारियों के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, जिसके जिम्मेदार बाद में खुद होंगे। सर, को बताया 2 अस्पतालों को आज लिखित नोटिस CMO साहब के थ्रू जारी हो रहा है। MCI की गाइडलाइन लगा के लेटर सभी अस्पतालों को, 43 अस्पतालों को जारी हो रहा है। किसी ने भी रेमडेसिविर ओवर द काउंटर किसी भी पर्चे पे लिखी और वो पर्चा आज के बाद पकड़ में आ गया तो उस अस्पताल को बंद करने की कार्रवाई हम लोग करेंगे। MCI की गाइडलाइन का उल्लंघन करने के लिए उस डॉक्टर के खिलाफ हम उसकी डिग्री के कैंसिलेशन के लिए और उनके मेडिकल प्रैक्टिस पर रोक लगाने की कार्रवाई हम लोग करवाएंगे। मरीजों को और ज्यादा मेंटल ट्रॉमा दिया या उसके इमोशनल, उसका गलत नाजायज फायदा उठाते हुए उसमें डर कायम करने की कोशिश की तो ऐसे डॉक्टर के खिलाफ हमें उसके एंटी प्रोफेशन भी जाना पड़ेगा तो हम कार्रवाई कराएंगे और हम आगे भरपूर इसमें एग्जाम्पलरी कार्रवाई कराएंगे
यदि किसी ने भय का वातावरण कायम करने की कोशिश की गई, ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा देने की कोशिश की गई, या किसी एक प्रकार की दवाई को ज्यादा प्रचारित करने के लिए मानसिक भय कायम करने की कोशिश की। कोविड में लिए थे वो हमने तब लिए थे जब शहर में बेड्स की रिक्वायरमेंट धीरे धीरे बढ़ रही थी। अब हमारे पास बड़े अस्पताल भी कई आ गए हैं जिनके बेड हम प्रयोग नहीं कर पा रहे ऑक्सीजन की कमी की वजह से। अब स्टेट गवर्नमेंट ने भी निर्णय लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी वीसी में पिछले 2-3 दिन में बताया है, और हमने भी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल हमारी जो टीम है स्वास्थ्य विभाग की हमने जो बना रखी है, उसने भी ये महसूस किया है कि चाहे कम अस्पताल चले पर हर अस्पताल में ठीक भर के बेड चले। ये 10-10 बेड अलग अलग अस्पतालों में चल रहे हैं, सब ऑक्सीजन भी चाहिए, रेमडेसिविर भी चाहिए, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं, बहुत टाइम लग रहा है। शुरू में जब बेड बढ़ रहे थे तब तो ठीक थी व्यवस्था, पर अब इसको कम करने की जरूरत है, और इन अस्पतालों को हम नॉन कोविड के लिए प्रॉपरली हम लोग इसको डेजिग्नेट कर सकते हैं कि केवल ये नॉन कोविड की ही सुविधा दें, क्योंकि बीएचयू में भी ओपीडी बंद हो गई है, कुछ ऑपरेशन भी डिले हो गए हैं, तो नॉन कोविड की व्यवस्था अब हमें बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है। तो 12 अस्पताल हमने चिन्हित किए हैं 43 में से, जो हमारे 15 बेड से कम वाले बेड वाले अस्पताल हैं। उन सभी में आप अभी जो अधिकारी बैठे थे जिनको हमने अस्पतालों का प्रभारी बनाया है उनको हमने भेजा है, और अभी हम शाम को तय करा देंगे उन 12 अस्पतालों में कुछ हम नॉन कोविड अस्पताल प्रॉपर्ली चलाएंगे और कोविड अस्पताल से उनकी संबद्धता खत्म करेंगे। कोविड के पेशेंट धीरे धीरे जब डिस्चार्ज हो जाएं, आज से वो नए पेशेंट लेना बंद कर दें, और जैसे ही कोविड के पेशेंट खत्म हो जाएंगे 2-4 दिन में, वो पूरा का पूरी तरह नॉन कोविड में कन्वर्ट हो जाएं। नॉन कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनको हमको इलाज देने की एक बड़ी प्राथमिकता सामने आ गई है, इसलिए उन 10-12 अस्पतालों को हम आज ही डिनोटिफाई करके नॉन कोविड में कन्वर्ट कर रहे हैं, अस्पतालों की संख्या कम कर रहे हैं। जो बचे हुए सिलेंडर उनको अलॉट थे, उनके सिलेंडर बड़े अस्पतालों को अलॉट कर दिए जाएंगे ताकि उन अस्पतालों में बेड बढ़ जाए। बेड की संख्या वही 1600 रहेगी, लेकिन बड़े अस्पतालों में बढ़ा देंगे, छोटे अस्पतालों को बंद करवा देंगे और उनको नॉन कोविड में कन्वर्ट करा देंगे। 2 अच्छे सामाजिक सरोकार चालू हुए, उसका जिक्र भी मैं करना भूल गया था। जितने मरीज हैं उनके तीमारदारों के लिए भोजन की व्यवस्था शुरू हुई है पिछले 2 दिनों में। माननीय अच्छे यहाँ के जनप्रतिनिधियों के और इलेक्टेड हमारे जनप्रतिनिधियों की रिक्वेस्ट पे राधा स्वामी सत्संग जो पंजाब में जिनका बहुत बड़ा सत्संग व्यास है, वहाँ से वो लोग आए हैं। कल से 500 पैकेट बना के सुबह शाम उन्होंने बांटने शुरू किए हैं। बीएचयू में, दीनदयाल में, कबीर चौरा में और ईएसआई में और कैंसर अस्पताल में 500 भोजन के पैकेट कल वितरित होने शुरू हो गए। अब उनको बढ़ा के धीरे धीरे 700, 800, 1000 किया जाएगा। मरीज के तीमारदार जो परेशान होते रहते हैं, खाने पीने की सुविधा कई बार नहीं होती, घर जाके बनवाने की सुविधा नहीं होती, उन लोगों के लिए व्यवस्था चालू हुई है। इसी तरह 1-2 राजनीतिक दलों ने ये व्यवस्था चालू की है कि वे भी घर के पैकेट अब बनवा के डिस्ट्रीब्यूट अपने सामाजिक सहायता से कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा शहर के सभी सोशल संस्थाओं से, स्टूडेंट्स ग्रुप की कई संस्थाएं हैं हमारे यहाँ पे जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में। स्टूडेंट्स ग्रुप अच्छे हैं, एनर्जेटिक हैं, युवा लोग हैं, उनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि शहर में ऐसे लोगों के लिए सामने आए जिनको ज़रूरत है। केवल रेमडेसिविर या ऑक्सीजन का सिलेंडर ही सबकी ज़रूरत नहीं है, और भी ज़रूरतें हैं। ऐसे कई परिवार हैं जिन्होंने कई अपने निजी परिजनों को खो दिया है, कम से कम उनके लिए खाने पीने की कुछ दिन की व्यवस्था करवा सकें, 5-5, 10-10 किलो राशन की व्यवस्था करवा सकें, उनके लिए कोई और छोटी मोटी व्यवस्था करा सकें। तो इस प्रकार की व्यवस्था कराने के लिए सामने आए। प्रशासन तक कई बार इन लोगों की समाचार लेट पहुंचते हैं, आसपास के मोहल्लों में सबको पता होता है। जो समाज सेवी हैं उनकी सहायता हमें लोगों तक भोजन पहुंचाने के लिए भी चाहिए। लोगों के लिए एम्बुलेंस अगर कोई चलाना चाहे, लोगों के लिए सब वाहन अगर कोई चलाना चाहे, और लोगों के लिए हेल्प डेस्क कोई लगाना चाहे, पानी वाली पीने की सुविधा अलग अलग अस्पतालों में कोई लगाना चाहे, समाज सेवी संगठनों से, स्टूडेंट्स बॉडीज हैं, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से, कुछ राजनीतिक दलों से जो जिम्मेदारी का एहसास करते हैं, या बाकी जो हमारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं शहर की, कि इन कामों के लिए आगे आएँ। इन परिवारों के लिए सरकारी भी जो सहायता हो पाएगी हम जरूर कोशिश करेंगे। इनके राशन का प्रबंध करना हो, या इनके पास कोई घर आदि की व्यवस्था हो तो भविष्य में प्रधानमंत्री आवास जैसी योजना की व्यवस्था करनी हो, या इमीडिएटली इनके खाने पीने की 10-15 दिन की व्यवस्था करनी हो, प्रशासन उसको अपनी तरफ से कराएंगे। रेड क्रॉस के पैसे से हम लोग कराएंगे। किसी भी तरह की अगर इनको प्रॉब्लम आई तो हम जरूर करेंगे। मीडिया से भी अपील है कि ऐसे लोगों की जानकारी आपके पास आए तो हमारे ग्रुप में शेयर करते रहें, उनके नंबर शेयर करते रहें, ताकि हम लोग उनके